Dear students and dear subscribers, welcome to our channel RJ Education। आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। जितने भी कैंडिडेट हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, बीपीएससी की तैयारी करने वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उन सभी से मैं यही कहना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हर एक स्टूडेंट्स तक ये क्लास पहुंचाइए। और कोई भी स्टूडेंट्स अगर हमारी इस चैनल पर नए हैं और हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। ओके, तो चलिए अब अगर हम बात करते हैं कि भाई बिहार जो है उसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि कैसा था, तो उसकी अगर हम बात करते हैं तो पूर्व ऐतिहासिक काल में बिहार कैसा था, तो वो बिहार जो है वो विभिन्न भागों में, उसमें बिहार के अधिकतर भागों में, विभिन्न भागों में आदि मानव रहा करते थे। और जिन स्थलों से यानी जिन स्थानों से साक्ष्य मिले हैं वे कौन कौन से हैं मैं आपको बता देता हूं। तो उनमें से एक है मुंगेर। कौन सा है? मुंगेर। मुंगेर, ओके। दूसरा है आपके पटना। उसके बाद है आपके गया। इनमें से जो आपके उल्लेखनीय स्थान हैं, इनमें से जो उल्लेखनीय स्थान हैं वो मैं आपको बता देता हूं कि वो कौन कौन से हैं, वो स्थान कौन कौन से हैं। तो उसकी अगर हम बात करते हैं तो वो है इसमें आपके एक तो सोनपुर है, कौन सा है? सोनपुर है। उसके बाद एक है आपके चेचर। क्या है दोस्तों? चेचर। ये कहाँ पड़ता है? वैशाली में। वैशाली में, ओके। उसके बाद तीसरे स्थान की हम बात करते हैं तो वो है आपके मनेर। क्या है? मनेर, जो कि ये कहाँ पड़ता है? पटना में। कहाँ पड़ता है ये होता है पटना में। और एक है आपके लास्ट में गया, जो कि ये जो स्थान मैंने बताए हैं ये स्थान काफ़ी उल्लेखनीय है। यहाँ पर काफ़ी संख्या में आदिमानव रहा करते थे। चलिए अब अगर हम बात करते हैं आगे कि भाई पाषाण युगीन बिहार, यानी पूरा पाषाण युगीन बिहार। तो पूरा पाषाण युगीन बिहार की बात करने से पहले हम चर्चा करते हैं, अंतर जानते हैं ईसा पूर्व और ईस्वी में। ईसा पूर्व और ईस्वी के बीच का जो डिफरेंस है वो हम जानेंगे। तो ईसा पूर्व को हम कहते हैं, इंग्लिश में इसको लिखा जाता है बीसी। क्या लिखा जाता है? बीसी, ओके। जो ईस्वी है इस ईस्वी को लिखा जाता है एडी। क्या लिखा जाता है? एडी। चलिए अब हम बात करते हैं कि भाई ईसा पूर्व किसको कहते हैं और ईस्वी किसको कहते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि भाई बीसी का फुल फॉर्म क्या होता है। बीसी का फुल फॉर्म क्या होता है?
तो बीसी का दोस्तों फुल फॉर्म होता है बिफोर क्रिस्ट। क्या होता है? बिफोर क्रिस्ट एक्स, सॉरी, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? बिफोर क्रिस्ट। ओके, ये जो एडी है, इस एडी का फुल फॉर्म क्या होता है? देखो, एडी की फुल फॉर्म हम जानते हैं, एनो डोमिनी। क्या होता है? एनो डोमिनी। चलिए, अब हम बात करते हैं कि भाई इस ईसा पूर्व का और ईस्वी का क्या मतलब होता है। ईसा पूर्व और ईस्वी का मतलब क्या होता है? तो हम आपको ये बता देना चाहते हैं दोस्तों कि ईसा पूर्व का मतलब होता है कि जो ईसा मसीह थे उनके जन्म से पहले का समय, ईसा मसीह के जन्म से पहले का समय कहलाता है ईसा पूर्व, और ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय जो है वो कहलाता है आपके ईस्वी। तो आई होप आप सभी को ये ईसा पूर्व और ईस्वी का जो डिफरेंस है ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो हम क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं, और अगर ये चीज़ समझ में आपके नहीं आई तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस चीज़ को आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मेरे से पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ स्क्रीन पर आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर भी दिखाई दे रहे होंगे, तो आप व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए भी मेरे से ये चीज़ पूछ सकते हैं। चलिए, अब हम आगे क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो आगे क्लास को कंटिन्यू करने से पहले एक छोटी सी जानकारी मैं आपको और देना चाहूँगा कि जो ये पाषाण युग होता है, ये जो पाषाण युग होता है ये क्या होता है? तो इसका मतलब है कि इतिहास का वह काल, इतिहास का वह समय जब मानव जीवन का पत्थरों पर अत्यधिक आश्रित था। यानी मानव का जो जीवन है वो पत्थरों पर ज़्यादा आश्रित था। अब आप कहेंगे सर पत्थरों पर कैसे आधारित हो सकता है जीवन? क्या वो आदि मानव जो थे वो पत्थर खाकर जीवित रहा करते थे? नहीं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आश्रित होते थे आदि मानव पत्थरों पर। तो उसकी हम अगर बात करते हैं उस उदाहरण की, तो उस उदाहरण में आता है कि जैसे आदि मानव थे वो शिकार किया करते थे। क्या किया करते थे? शिकार जो किया करते थे तो वो पत्थरों से शिकार किया करते थे। क्या किया करते थे? शिकार, शिकार करना। चलिए, पत्थरों की गुफाओं में शरण लेना, यानी वो जो रहते थे वो कहाँ रहते थे? गुफाओं में रहते थे। गुफाओं में रहा करते थे। यानी गुफाएं किसकी होती है? पत्थरों से बनी होती है। चलिए, पत्थरों से आग पैदा करना, आग पैदा करना। अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो आदि मानव थे वो पत्थरों पर किस तरह आश्रित थे। और भी कई सारे ऐसे उदाहरण हैं जो आदि मानव पत्थरों से काम किया करते थे। अब ये जो पाषाण युग है इसको 3 भागों में बांटा गया है। इसके जो
चरण माने गए हैं वो 3 चरण माने गए हैं। इसके जो चरण हैं वो कितने चरण माने गए हैं? तो इसके 3 चरण माने गए हैं। अब वो 3 चरण जो है वो कौन कौन से हैं, तो उसकी अगर हम बात करते हैं तो वो चरण आपके होते हैं, एक तो पूरा पाषाण काल। कौन सा होता है? पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल। दूसरा होता है आपके मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण। तीसरा होता है आपके नव पाषाण काल। क्या होता है? नव पाषाण काल। नव पाषाण। ओके, तो चलिए अब हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं। जो पूरा पाषाण युगीन बिहार है वो आरंभिक प्रस्तर युग के अवशेष जो हस्त, कुल्हाड़ी, चाकू, खुरपी इत्यादि मिले हैं। ये साक्ष्य जेठियन गया में है, मुंगेर रजप्पा है, मुंगेर है, रजप्पा है जो कि हजारीबाग, एवं संजय घाटी जो कि सिंहभूमि और नालंदा जिले से भी उत्खनन के क्रम में प्राप्त हुए हैं। यानी जो उत्खनन किया गया इन क्षेत्रों में तो वहाँ ये अवशेष इसमें यहाँ मिले थे। अब ये जो मध्य पाषाण युगीन काल बिहार है इसमें जो अवशेष मिले थे वो मुख्यतः एक सिर्फ और सिर्फ मुंगेर जिले से ही प्राप्त हुए हैं। नव पाषाण युगीन में जो अवशेष प्राप्त हुए वो देखिए कहाँ प्राप्त हुए, तो इसमें जो अवशेष प्राप्त हुए वो उत्तर बिहार में चिरोद। कहाँ? उत्तर बिहार में चिरोद जो कि कहाँ है? सारण जिले में। कहाँ है? सारण जिला। और चैचर जो कि वैशाली में, वहाँ से ये प्राप्त हुए। इसमें पत्थर के सूक्ष्म औजार के साथ ही हड्डी की बनी वस्तुएं भी प्राप्त हुई है। ओके, बिहार में ताम्रयुगीन। अब देखिए ताम्रयुगीन काल में जो अवशेष प्राप्त हुए हैं वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं और कौन से जगह से, कौन कौन से जिले से प्राप्त हुए हैं। तो अवशेष चिरोद जो कि सारण में है, चैचर जो कि वैशाली में है, सोनपुर गया में है, मनेर पटना से ये अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसमें आदि मानव के जीवन के साक्ष्य, कर्मिक परिवर्तन एवं मृत भांडों से भौतिक संस्कृतियों का पता चलता है। चलिए अब हम बात करते हैं कि वैदिक कालीन की जो नदियां हैं, वैदिक कालीन की जो नदियां हैं उन नदियों के प्राचीन नाम क्या थे और वर्तमान नाम क्या है। अभी जो वर्तमान में सतलज के नाम से जो नदी जानी जाती है, अभी वर्तमान में जो सतलज नदी के नाम से जानी जाती है, तो इस नदी का प्राचीन नाम था सतुद्री। क्या नाम था? सतुद्री। ओके, वर्तमान में जो व्यास नदी के नाम से जानी जाती है जो नदी, उस नदी का प्राचीन नाम था विपाशा। क्या नाम था? विपाशा। चलिए अब हम बात करते हैं कि जो ये रावी नदी है, वर्तमान में ये जो रावी नदी है, इस नदी का जो प्राचीन नाम था वो था आपके परुष्णी। क्या नाम था? परुष्णी। चलिए
अब हम बात करते हैं कि वर्तमान में जो झेलम नदी के नाम से जानी जाती है, वर्तमान में जिस नदी को हम झेलम नदी के नाम से जानते हैं उसका प्राचीन नाम था विस्तता। क्या नाम था? विस्तता। अब हम बात करते हैं जो वर्तमान में चेनब के नाम से जानी जाती है, जिस नदी को हम चेनब के नाम से जानते हैं उस नदी का नाम जो प्राचीन नाम था वो था अस्किनी। क्या नाम था? अस्किनी। चलिए अब हम बात करते हैं कि वर्तमान में जिस नदी को गंडक के नाम से जाना जाता है उस नदी को हम क्या कहते हैं? सदानीरा। उसका जो प्राचीन नाम था वो क्या था? सदानीरा। ओके। और वर्तमान में जिस नदी को हम सिंध के नाम से जाना जाता है उस नदी को हम क्या कहते थे? प्राचीन नाम क्या था उस नदी का? सिंधु नाम था। क्या नाम था? सिंधु। उस नदी को सिंधु। कई लोग अभी भी इसको सिंधु के नाम से ही जानते हैं, लेकिन इसको हम वर्तमान में सिंध के नाम से जानने लगे हैं और जो इनका प्राचीन नाम था वो था आपके सिंधु। ओके। अब हम बात करते हैं कि जिस नदी को वर्तमान में घग्गर के नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है? घग्गर के नाम से जाना जाता है, उस नदी का प्राचीन नाम था दृशद्वती। क्या नाम था? दृशद्वती। अब देखिए, अब हम कुछ क्षेत्रों के बारे में बात करेंगे जिनका नामकरण हुआ था, यानी प्राचीन नाम कुछ और था और वर्तमान में उस क्षेत्र का नाम कुछ और है। तो अगर हम बात करते हैं उन क्षेत्रों की, तो उन क्षेत्रों को जो नामकरण किया गया था उन क्षेत्रों का वो क्या था? तो हरियाणा और पंजाब का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र का नाम था ब्रह्मावर्त। क्या नाम था? ब्रह्मावर्त। गंगा यमुना दोआब का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र को कहा जाता था ब्रह्मर्षि। क्या नाम था? ब्रह्मर्षि। अब देखिए, हिमालय एवं विंध्य का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र को कहा जाता था मध्य देश। क्या कहा जाता था? मध्य देश। बिहार बंगाल के जो क्षेत्र हैं उसको कहा जाता था आर्यावर्त। क्या कहा जाता था? आर्यावर्त। तो आई होप आप सभी स्टूडेंट्स को इस क्लास में मैंने जितने भी टॉपिक्स बताए हैं वो सभी समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी स्टूडेंट्स के समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके आप पूछ सकते हैं, और स्क्रीन पर मेरे नंबर दिखाई दे रहे हैं। इस नंबर पर सिर्फ़ और सिर्फ आप व्हाट्सएप करके मेरे से पूछ सकते हैं, किसी भी टॉपिक्स की डिटेल्स के बारे में पूछ सकते हैं। और किसी भी स्टूडेंट्स को अगर इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपको डायरेक्ट चाहिए तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपना नाम और एड्रेस और जिस कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हैं उसका नाम आप मुझे मैसेज कीजिएगा व्हाट्सएप पे, आपको इस क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी। अंत में मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि जो भी स्टूडेंट्स मेरी क्लास से जुड़े हुए हैं, नए स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, उन सभी से इतनी ही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए और इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपका सपोर्ट ही मेरी हेल्प कर सकता है और आपका सपोर्ट ही अदर स्टूडेंट्स की भी हेल्प कर सकता है।
आप अगर मुझे सपोर्ट करेंगे तो मेरा भी उत्साह बना रहेगा और मैं भी ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स समझाने की कोशिश करूँगा और आपके लिए ऐसे टॉपिक्स लेकर आऊँगा कि आपकी जो रुचि है, आपका जो इंटरेस्ट है वो काफ़ी बढ़ेगा, पढ़ने में लिखने में मन लगेगा और कोई भी टॉपिक्स मैं इतनी आसानी से आपको समझा दूँगा, आपको रटने की आवश्यकता नहीं होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।